जय हिंद डियर स्टूडेंट। तो आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम जो है आज अपने सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर जो है 7 सेमेस्टर के मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे सब्जेक्ट फार्मेसी प्रैक्टिस। जो फार्मेसी प्रैक्टिस है इसके हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे फार्मेसी प्रैक्टिस का कोड कितना है BP7003T। और जो ये 7 सेमेस्टर के हम सॉल्व करेंगे और किससे रिलेटेड ये सब सिलेबस है हमारा PCI से रिलेटेड। तो है हम पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज ड्रग इंट्रैक्शन, यानी कि ड्रग इंट्रैक्शन क्या है और इसके आपको टाइप लिखने हुए। तो जो ड्रग इंट्रैक्शन होता है इसमें हम क्या करते हैं, जब आपने जैसे कभी कभी आप दो या दो से अधिक दवाओं को एक साथ लेते हैं तो ये दवा क्या करती हैं, एक दूसरे से आपस में कोई एक्टिविटी करती हैं, यानी कि प्रक्रिया करती हैं एक्टिविटी। तो जो एक्शन होती है तो उससे क्या होता है, जो दवाइयाँ आपने ली हैं दो या दो से अधिक, तो इनके बीच में जब क्या होता है इंटरेक्शन होता है तो जो ड्रग होती है इंटरेक्शन करने से या तो किसी की एक्टिविटी यानी कि प्रभाव को बढ़ा देंगे या उसके प्रभाव को कम कर देंगे। तो ये क्या कहलाता है, ड्रग इंटरेक्शन। और इसके टाइप देख लेते हैं, जैसे इसके 3 टाइप्स में है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, जब आप क्या करते हैं दो या दो से अधिक, जैसे आपने कभी कभी वारफेरिन और एस्प्रिन को एक साथ में लिया तो ये क्या करेंगी, ये आपस में एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देती हैं। जब ये एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देंगी तब ये क्या कहलाएंगी, सिनर्गिज्म। तो जो प्रभाव बढ़ता है उसको हम कहते हैं सिनर्गिज्म। और जब वारफेरिन और फेनोबारबिटोन को हम क्या करें, एक साथ दोनों ड्रग को लें तब ये उसके प्रभाव को कम कर देंगी, एक दूसरे के प्रभाव को कम करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट। ये क्या करेंगी, प्रभाव को कम करती हैं, उसके विपरीत काम करती हैं। तो इसीलिए ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है। अब फूड ड्रग इंटरेक्शन क्या है, जैसे फूड ड्रग क्या, जब आप क्या एस्पिरिन है जैसे ड्रग और सेलेकॉक्सिब ड्रग, ये दो ड्रग हैं, जब आप ये इनको दूध के साथ अगर लेते हैं तो ये क्या करेंगी, ये आपके पेट को यानी कि जैसे अपसेट कर देंगी, यानी कि ये दूध जो है इसको पचने नहीं देगी। और जब दूध पचेगा नहीं तब ये क्या आपके पेट को ख़राब कर देंगे आपको। इसी तरह ये क्या होती है, जो कि ये ड्रग आपको साथ साथ नहीं लेनी होगी। तो ये आपको, अब ड्रग कंडीशन यानी कि कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जब आप कोई ड्रग एक साथ लेते हैं तो ये जैसे उसको जो ड्रग पेशेंट है उसके लिए ये हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि इसको ये एक्टिविटी यानी कि जैसे कहते नहीं आप, यानी कि ड्रग रिएक्शन कर दी। तो ड्रग जो रिएक्शन होती है वही यही कहलाता है कि उसको ड्रग ने यानी कि दो ड्रग उसने साथ साथ ली तो उसको उसने फ़ायदा नहीं किया, तब ये होता है ड्रग इंटरेक्शन। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर मेन डिफरेंस बिटवीन ADR और ADE। जो ADR है इसकी फुल फॉर्म है एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन, और जो ADE है इसकी फुल फॉर्म है एडवर्स ड्रग इवेंट। यानी कि जो ड्रग के एडवर्स यानी कि उसके विपरीत काम करती है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें जो दवा है उसके हमको इसमें क्या हार्मफुल यानी कि उसके हमको इसमें दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं इसमें ADR में। और जो ADE है इसमें क्या होता है, इसमें जो दवा होती है उसको हम जैसे अगर आपने क्या किया, जब जब कभी सेवन यानी कि जब कभी आपने दवा को गलती से ले लिया है तो उसमें ये दवा लेने से ये आपको कोई यानी कि जो रिएक्शन होती है ड्रग की उसी को इसमें हम क्या कहते हैं, ADE। और जो ADE होता है ये कैसे, जैसे आपने क्या किया कभी गलती से आप ड्रग जो है भूल गए, यानी कि पहले जो ड्रग थी उसको भूल कर आपने क्या दूसरी ड्रग ले ली, तो उससे जो इवेंट होती है घटना उसी को हम क्या कहते हैं, ADE। और जो ADR है इसमें हम क्या करते हैं, इसे हम जैसे इसको हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ये मेडिकल एरर होती है। इसमें ऐसे बहुत सी दवाइयाँ मिले यानी कि इंक्लूडेड होती हैं। और जो ADE होता है इसको हम यानी कि रोक सकते हैं, जैसे आपने जो दवा ली है उसको आप ध्यान आ गया तो आपने सही से ले ली, इसको हम ADE बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल इससे क्या होता है, अगर आपने ड्रग एडवर्स यानी कि ड्रग जो है रिएक्शन कर दी विपरीत, तो जैसे एलर्जी हो सकती है, में रैसेस
जो ये इसके क्या हैं एग्जाम्पल। और जो एडी होता है इससे इससे क्या होता है एस्पायरेशन निमोनिया हो जाता है। किसके बाद जब आप सेडेशन डोज लेते हैं, जैसे मॉर्फिन ओवरडोज में जब आप ले लेते हैं जो मॉर्फिन होता है, तो इससे हमको एस्पायरेशन निमोनिया हो जाती है। अब जो अगला है जैसे ड्रा ए नीट लाइलॉट लेआउट डायग्राम और रिटेल फार्मेसी, यानी कि रिटेल फार्मेसी का आपको एक डायग्राम बनाना है। तो ये आपको डायग्राम तैयार करना है। तो ये जैसे डायग्राम आपको इस तरह से 10 स्क्वायर फुट की जगह इस तरफ होने फीट की, अब 15 स्क्वायर फीट की जगह इस तरफ होनी चाहिए। और इससे आपको एक इस तरह से मॉडल तैयार करना है, यानी कि घर। इसके बाद यहाँ से क्या होगी, यहाँ से एंट्री इसकी होगी। एंट्री के बाद में जैसे यहाँ पर जो जहाँ पर ये जो प्रिस्क्रिप्शन यानी कि जो डॉक्टर होता है वह बैठता है, वहाँ पर ये उसकी टेबल होती है, यहाँ पर ये चेयर, और यहाँ पर वह क्या करता है अपनी ड्रग को स्टोरेज करता है। और इस तरफ यानी कि फ्रीजर जरूरी होता है, क्योंकि अगर कोई ड्रग है फ्रीजर, और इस साइड में वह रैकें रखता है। और यहाँ पर यानी वेटिंग, जब आप दवा लेने जाते हो तो वहाँ पर आपके लिए चेयर यानी कि होनी चाहिए। डिस्प्ले विंडो यानी कि बाहर दिखाई देने के लिए एक विंडो भी होनी चाहिए, जिससे हवा आनी चाहिए। इस तरफ एक रैक होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाना होगा एग्जाम में 2 नंबर के अकॉर्डिंग। और अगला क्वेश्चन है डिफाइन मेडिकेशन एडेरेंस इन लिस्ट कॉजेज ऑफ मेडिकेशन नॉन एडेरेंस, यानी कि जो मेडिकेशन एडेरेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, जैसे दवा का पालन करना। जैसे आपने दवा ली है, उसको आप टाइम पर लेना है किस नहीं। जैसे आप अगर टाइम पर नहीं लेंगे तो उसको आपको जो दवा है तो उससे आपको फ़ायदा नहीं करेगी, रिलीफ नहीं देगी। फिर आपको जो है ड्रग है जैसे पेशेंट, तो उसको उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। अगर आप दवा का पालन नहीं करेंगे यानी कि दवा को टाइम पर नहीं लेंगे, तो आप जो है किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उससे आप जल्दी से ठीक नहीं। जैसे आपको डॉक्टर ने सुबह दोपहर शाम को ड्रग बताई है, तो आपको इसी टाइम पर लेनी है। ऐसा नहीं जब सुबह की जो है ड्रग वह आपने दोपहर में ली, दोपहर की ड्रग शाम को, शाम की ड्रग भूल गए, तो ये आपकी गलती है। इसी को हम क्या कहते हैं मेडिकेशन एडेरेंस, यानी कि हमको इसमें क्या करना है, जो ड्रग है उसको हमको टाइम पर लेना है, उसके रूल्स को फॉलो करना है, यानी कि ये हमको दवा का पालन करना है। जो नॉन एडेरेंस होता है यानी कि दवा जो आप है उसका अनुपालन, यानी कि आप टाइम से नहीं ले रहे हैं तो उससे आपके क्या होंगे, कुछ काज भी होंगे। जैसे इसमें फॉरगेट फुलनेस, यानी कि आपको भूलापन, यानी आप भूलने लगेंगे ये कि आपने कब क्या काम किया, ये सभी आपको उससे एडवर्स साइड इफेक्ट, यानी कि उससे विपरीत आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगी। लैक ऑफ सिम्टम्स, जो सिम्टम लक्षण होंगे इसमें आपकी कमी होगी, यानी कि और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फियर एंड वरी, यानी कि आपको जो है डर लगे सा लगने लगेगा और आपको चिंता सी होने लगेगी। ये आपको मिसअंडरस्टैंडिंग आपको, जैसे इसमें क्या होगा, आपको गलत फहमी होगी कि ये हमने काम किया है आपने नहीं किया, इस तरह से। और सफरिंग मेंटल हेल्थ, नहीं आपको बुखार आया उसमें आपको दिमाग से सही नहीं रहेंगे। कॉस्ट, इस तरह से आपको इसमें क्या करना होगा। और जो आप कोई चीज़ है उसमें आपको है जैसे कोई चीज़ खरीदेंगे वह आपको महंगी लगने लगी। तो इस तरह से ये क्या है ड्रग के साइड पे, यानी कि जो जब आप दवा का पालन नहीं करते हैं तब उसके आपको नॉन अधेरेंस यानी कि अनुपालन देखने को मिलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर दी रोल्स ऑफ फार्मासिस्ट इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, यानी कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है जो आत्मनिर्भर जो कम्युनिकेशन है उस पर। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, जब कोई एक फार्मासिस्ट है जैसे उसे आप केमिस्ट के भी नाम से जानते हैं, और या फार्मासिस्ट जो मास्टर है उसे आप केमिस्ट और ड्रगिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो फार्मासिस्ट होता है वह क्या करता है, जैसे जो बायोकेमिकल जो सिस्टम होता है उसमें जो वर्क करता है, तो उसमें जो वर्क कर रहा है जैसे दवा का उपयोग करना है उसके किस तरह से, तो ये उसके साइड इफेक्ट देखना, ड्रग किस तरह से संभव है, यानी कि ये इंटरेक्शन तो नहीं देगी। इन सभी चीज़ों को समझ जो समझता है यानी कि समझाता है
यानी कि उस पर स्टडी करता है, तो उसने स्टडी की हो, ये सभी आपको जो है फार्मासिस्ट के मेन रोल होते हैं, जो फार्मासिस्ट होता है उसके। और उसको स्वयं पर आत्मनिर्भर यानी स्वयं पर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जो फार्मासिस्ट है उसको यानी कि दवा बेचना या फिर मॉनिटर करना, इन सभी के लिए एक तैयार किया जाता है। तो ये क्या है, फार्मासिस्ट का एज ए रोल होता है। अब अगला क्वेश्चन है, इनलिस्ट द कोड ऑफ एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट। यानी कि फार्मासिस्ट के लिए क्या वो होते हैं, जैसे कोड ऑफ एथिक्स यानी कि कुछ फार्मासिस्ट की जो है नियम होते हैं, उसको है फॉलो करना चाहिए। जैसे फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट द कन्वेंशनल रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंड फार्मासिस्ट। जो फार्मासिस्ट है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे पेशेंट है या कोई अदर फार्मासिस्ट है उससे, यानी कि उससे अच्छे तरह से उससे अब व्यवहार होना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, ये सभी क्या, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, मरीज के साथ कभी आप भेदभाव नहीं करना चाहिए, और कभी आपको कोई गलत फहमी नहीं, ये सभी क्या होते हैं फार्मासिस्ट के कोड ऑफ एथिक्स। ए फार्मासिस्ट प्रमोट द गुड ऑफ वेरी पेशेंट इन ए कैरिंग कंपैशनेट एंड कॉन्फिडेंशियल मैनर होना चाहिए आपके अंदर, यानी कि ए फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी ऑफ ईच पेशेंट। प्रत्येक पेशेंट यानी कि जो पेशेंट आते हैं उसके साथ आपको अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये सभी क्या फार्मासिस्ट के काम होने। ईमानदार आप होने चाहिए, प्रोफेशनल रिलेशनशिप अपनी जो व्यवसाय कर रहे हैं पैसे उससे आपको संबंधित यानी कोई भी चीज़ जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए। फार्मासिस्ट में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए आपके पास। ए फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट द वैल्यू एंड एबिलिटी ऑफ कॉलेजी एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल, यानी कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, जो है आप किसी कॉलेज से अदर यूनिवर्सिटी से आपने ये काम किया, यानी कि आपने जो है डिग्री ली है, इन सभी को आपको सही से ये क्या है कोड ऑफ एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट की। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द रोल्स ऑफ फार्मासिस्ट इन ड्रग इन थेरेपी मॉनिटरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो फार्मासिस्ट होता है उसका क्या ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग में रोल है, ये आपको इसमें डिस्कस करना। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ए रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव टीडीएम जो होता है, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग जिसे हम बोलते हैं। सर्विस डिपेंड ऑन टीम वर्क बिटवीन नर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट एंड टेक्निकल स्टाफ। जैसे आप क्या करते हैं, जो टीम वर्क होता है, टीम वर्क यानी कि जैसे आप कोई हॉस्पिटल है उसमें जितने भी यानी कि जो डॉक्टर हैं वह एक टीम वर्क में यानी काम कर रहे हैं। और जो स्कूल है जैसे आप उसमें जितने भी टीचर होता है, स्टाफ होता है, वह एक ही टीम वर्क तो ये होता है, यानी कि अपने टीम में जो है काम कर रहे हैं। तो इन सभी में क्या होता है, जो नर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये सभी क्या एज ए टीम वर्क पे काम करता है, और ये सेल्फ यानी कि स्वयं पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे टीडीएम जिसे बोलते हैं। एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड advice to medical staff on the appropriate use and timing of TDM and assistant with the interpretation of result। यानी कि जो फार्मासिस्ट है उसको आपको टाइमिंग यानी कि सही समय से जो है जो ड्रग है उसको यूज करना चाहिए। मेडिकल स्टाफ ये सभी आपको किसमें जो ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग होता है उसमें आपको पढ़ना है। इनिशियल सिलेक्शन ऑफ ड्रग डोज। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे जब आपने यानी कि दो यानी कि जोड़े में आपके जो जॉइंट होते हैं उसमें अगर आपके सूजन आ गई और स्ट्रक्चर इफेक्ट कोई होता है उसमें ये क्या काम यानी कि जैसे उसमें आपको कम करने में ये हेल्प करता है, कौन, ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग होता है ये। और इसके काम किसका है, फार्मासिस्ट का। और ये क्या करते हैं, जैसे कोई पेशेंट है उसकी अगर फार्मासिस्ट सही से यानी कि उसकी देखभाल कर रहा है, उसको टाइम पर दवा दे रहा है, ये सभी किसका काम है, एज ए फार्मासिस्ट उसको सही सलाह देना, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बताना कि इस समय आपको इतने दिन बाद आना, ये सभी काम किसका होता है, फार्मासिस्ट का। तो जैसे डोज एडजस्टमेंट फॉर पेशेंट ऑन हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। अभी हमने बताया जैसे इसमें जो है यानी कि डोज है उसको पेशेंट को सही से देना, ये क्या होता है, किसका, फार्मासिस्ट का वर्क।
और अगला जो है क्वेश्चन है 8। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, इसमें हमको बजट है, जो बजट उसको तैयार करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं उनको लिखना होगा। जैसे बजट प्रिपरेशन इज ए प्रोसेस विद हॉस्पिटल हैविंग डिफाइंड the responsibilities that must be carried out within a given timetable and cost। यानी कि जब आप क्या करते हैं, जैसे आप हॉस्पिटल, जैसे आपका हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में जैसे आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उसमें जो है टाइम टेबल बनाना, कितना खर्च हुआ, इन सभी को आपको, जैसे 1 वर्ष के लिए कोई योजना है जैसे हॉस्पिटल के लिए, तो उसमें आपको हॉस्पिटल 1 वर्ष का बजट अगर आप निकालेंगे, कितनी मेडिसिन आई, कितना खर्च हुआ, इसमें रुपए कितना हमको इसमें प्रॉफिट हुआ, इन सभी को तैयार करने के लिए एक बजट तैयार किया जाता है। तो जैसे इसके ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि उसको तैयार करने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए। कंप्रेशन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट विद स्टैंडर्ड होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन ऑफ फ्लक्चुएशन होना चाहिए आपका। एनालिसिस ऑफ डेविएशन होनी चाहिए। दी रिस्पॉन्सिबल पर्सन विल बी इज दी बजट, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसको जो है क्या बजट तैयार करना होता है। यानी कि और जैसे डिटेल्स टू डिटरमाइन वेदर दी प्रोफेशनल इन इकोनॉमिकल पॉसिबल एंड रियलिस्टिक, इन सभी को जो है डिटरमाइन करने के लिए इन सभी की क्या डिटेल होनी चाहिए आपके पास बजट तैयार करने के लिए। टू मॉनिटर द हॉस्पिटल फाइनेंशियल एक्टिविटीज, यानी कि जो फाइनेंशियल आपने क्या फाइनेंशियल हॉस्पिटल खोला है तो उसका भी आपको पास बजट होना चाहिए। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाइड इन प्रोपोर्शनल, यानी कि एस्टिमेट किया आपने जो है कॉस्ट कितनी कंप्लीटिंग में जो है कॉस्ट खर्च हुई, इन सभी को आपको क्या एक बजट के रूप में तैयार करना होता है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट, गिव एग्जांपल, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव जो टेस्ट रिजल्ट होता है इसमें क्या होता है सकारात्मक, यानी कि इसमें कभी कभी क्या होता है जो टेस्ट होता है उसमें आपको है आपका यानी कि गलत पॉजिटिव जो है टेस्ट आ जाता है। जैसे यहाँ पर अभी जो कोरोना का लाया था उसमें क्या था, जैसे कुछ लोगों का क्या पॉजिटिव आता है, जैसे पॉजिटिव आता था तो उससे वह क्या उसको कोरोना से वह ग्रसित है, तो ये क्या पॉजिटिव भी रोंग यानी कि होता था। तो इसमें जैसे कभी कभी यहाँ पे क्या हुआ कुछ लोगों का गलत भी पॉजिटिव हुआ, तो ये परीक्षण यानी कि यहाँ पर ये बताया एयर कोरोना वायरस, यानी यहाँ पर कोरोना वायरस आप ना समझना कि जैसे पॉजिटिव उसमें आता था तो इसमें भी हुआ। तो जैसे क्या होता है जैसे आप टेस्ट कराए तो आपका क्या उसमें गलत परीक्षण आया है, तो ये क्या है फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आता है इसमें। जैसे इसका उदाहरण, जैसे देयर मैनी there are many cases where people the false positive test result for the कोरोना वायरस टेस्ट, जैसे कोरोना वायरस टेस्ट कराया बहुत से लोगों ने तो वहाँ पर क्या हुआ बहुत से लोगों का गलत परीक्षण आया है, तो ये क्या होता है फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट, और ये आपको यहाँ पर क्या एग्जाम्पल भी लिखना होगा। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, यानी कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या है। व्हाट इज नॉर्मल रेंज ऑफ लिपिड प्रोफाइल, और आपको नॉर्मल रेंज भी लिखनी है लिपिड प्रोफाइल की। तो जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है इसको हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट या लिपिड पैनल के नाम से भी जानते हैं। जैसे जो ब्लड है, ब्लड में कितनी मात्रा की लिपिड की है आपके, इसको जो है इसको हम क्या कहते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। इसके जो टेस्ट होता है उसी को, जैसे कोलेस्ट्रॉल और जो ट्राइग्लिसराइड होता है इसकी कितनी मात्रा पाई जाती है लिपिड में, इन सभी को। जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है लेस देन 200 mg/dl, और जो LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है वह यानी कि लेस देन 100 mg/dl होता है। और जो HDL होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये क्या होता है ये गुड होता है, जो हाई HDL और लो LDL बैड होता है। इससे यानी कि ये मोर देन यानी कि 100 से इसमें ज़्यादा होते 40 से मात्रा इसकी ज़्यादा होती है mg/dl, और जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये 150 से कम के आसपास होता है। तो ये क्वेश्चन है हमारे 10 यानी कि मॉडल पेपर के।
तो ये आपको सॉल्व करना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये मॉडल पेपर पूरा है, इस तरह से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे और इसी में से बहुत से यानी कि जो 2 मार्क के क्वेश्चन है, इसी में से कम 4 या 5 क्वेश्चन 100 यानी कि परसेंट यानी कि फंसेंगे तो फंसेंगे इसमें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको एक बार अपने सेल्फ स्टडी करें और ये आपको ओवरव्यू में ज़रूर समझना है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।